हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 1947 में हम लोग आज़ाद होते हैं और आज़ादी के बाद कुछ मुद्दे हमको बहुत प्रमुखता से देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो 1947 के पहले से चले आ रहे थे और 1947 के बाद भी वो वैसे के वैसे यथावत रहे। सरकारों के प्रयास से हम उनमें कुछ समाधान खोज पाए और एक ठीक ठाक तरीके से पीस अग्रीमेंट या पीस अकॉर्ड आप जिसको कहते हैं वो साइन हुआ विभिन्न दलों और सरकारों के बीच में। उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम लोग नागा पीस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ग्रेटर नागालैंड या जो नागा कम्युनिटी है उसके एक स्टेट हुड की डिमांड के नाम से जानते हैं। ये मांग अभी से नहीं है, ये मांग 1947 के पहले से चली आ रही है। आज़ादी के बाद लंबी वार्ताओं के बाद सरकार और नागा जो पीस नागा को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करने वाले जो वर्ग हैं इनके बीच में बातचीत होती है। बातचीत के बाद इनकी कुछ शर्तों को माना जाता है और एक सहमति के रास्ते पर हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है कि जो नागा मूवमेंट के लीडर थे उनमें से एक शख्सियत ने फिर से विजिट की मणिपुर में और उनका जो ग्रांड वेलकम हुआ उसके बाद एक कयास लगाई जा रही है कि क्या फिर से ग्रेटर नागालैंड की मांग की जाएगी, क्या जो स्टेटहुड की बात करते हैं वो बात फिर से की जाएगी, क्या है इस खबर के मायने, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। जर्नल स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक हम आपसे डिस्कस करते हैं। आज रीजनलिज्म से संबंधित एक टॉपिक है ग्रेटर नागालैंड आप जिसको कहते हैं, जहाँ पर नागा कम्युनिटी रहती है। वो एक अपना अलग टेरिटरी, एक अलग पहचान बनाना चाहती है। हालांकि देखो, एक भारत अखंड भारत का सपना हमने जो देखा उसके अंतर्गत सबको सहमति के साथ भारत में ही शामिल किया गया। तो एक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो विशेष प्रावधान है आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो हमने किए हुए हैं उनको और बेहतर तरीके से यहाँ पर लागू किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी राय हमको यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF एंड अपडेट सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आप यहाँ पर इन क्लासेस के नोट्स यूज़ कर पाएंगे। अपने दोस्तों को भी इसमें ज्वाइन करा दीजिए जिससे वो भी बेहतर तरीके से क्वालिटिव स्टडी मटेरियल यहाँ से हासिल कर सकें। ये खबर है, देखो मूवी की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये नागा मूवमेंट के लीडर जब पहुँचते हैं मणिपुर और उनका इस तरीके से वेलकम किया जाता है तो ऐसा लगता है कि क्या फिर से नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड की मांग रेज होगी, फिर से क्या हमको इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार के प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी इश्यूज थे उनके धीरे धीरे वो रिजॉल्व होते जा रहे हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर हमको पीस, शांति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे कभी भी राइज हो जाते हैं, आप सबको पता है। तो ऐसा ही एक ये मुद्दा है, आज हम इसी को आपके सामने डिकोड कर रहे हैं। ये खबर देख लीजिए कि थुइलंग मुइवा की मणिपुर यात्रा और एकीकृत नागा मातृभूमि की पुकार। दिक्कत ब्रिटिशर्स के समय से शुरू होती है। भारत जैसा अभी है ये ब्रिटिशर्स के समय पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में डिवाइड था, बटा हुआ था और ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देते थे। उनको क्या जा रहा था, ना तो उनका लैंड था ना उनका कुछ भी था। तो भारत को बांटने का जो बहुत बड़ा काम किया है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। हर एक सेपरेट कम्युनिटी हुआ करता तो सेपरेट कम्युनिटी को सेपरेट राइट्स उनके द्वारा दिए गए। आज़ादी के समय पर भी कुछ इसी तरीके का काम करके चले गए कि भारत की जो देशी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, उनको ऑटोनॉमी देकर गए कि आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। और इसके कारण बहुत सारे इश्यूज हमको फेस करने को मिले। आप सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से 565 रियासतों को मिलाया गया और बहुत सारे मुद्दों को हम अभी भी रिजॉल्व करते जा रहे हैं और भारत को भारत बनने में बहुत लंबा सफ़र और बहुत लंबा संघर्ष हमने तय करना पड़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा क्या है, ये नागालिम या ग्रेटर नागालैंड कुछ इस तरीके से बनाने की बात करते हैं। आप इस मैप के थ्रू और समझ सकते हैं। इसमें कई सारे हिस्से आते हैं जहाँ पर नागा जनजाति के लोग रहते हैं। इसको नागालिम के नाम से जानते हैं, जिसमें नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें असम है, मणिपुर है, मिजोरम है। इन सब के एरिया को कवर करके एक ग्रेटर नागालैंड या नागालिम बनाया जाए जहाँ पर नागा कम्युनिटी रहती है या नागा जो समुदाय है, नागा समुदाय के लोग और उनके समूह रहते हैं। इसको एक अलग नागालिम या ग्रेट नागालैंड बनाने की मांग अभी नहीं, आज़ादी से पहले से चली आ रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब मुद्दे को समझते हैं। मुद्दा क्या है? थुइलिंग मुइबा नागा आंदोलन के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता ने अक्टूबर 2025 में मणिपुर की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। यह यात्रा केवल व्यक्तिगत पुनरागमन नहीं, बल्कि नागा राष्ट्रवाद के लंबे संघर्ष के पुनर्स्मरण और एकीकृत नागा मातृभूमि यूनिफाइड नागा होमलैंड की पुनः मांग का प्रतीक मानी जा रही है। लोगों का कहना यह है कि ये सिर्फ यात्रा नहीं है, मतलब सिर्फ घूमने भर के लिए यात्रा नहीं की गई है। हो सकता है कि इंटरनली इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को फिर से शुरू किया जाए, जिसको यूनिफाइड नागा होमलैंड की हम लोग बात करते हैं, या यूनिफाइड नागा लैंड की डिमांड जिसको कहा जाता है। कयास लगा जा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे जरूर यहाँ पे बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो थुइलंग मुइबा ने रिसेंटली कहाँ की यात्रा की है? मणिपुर की। इससे कौन सा इशू फिर से चर्चा में आया है, आप लोग बता देंगे। यूनाइटेड नागा होमलैंड है ना, एकीकृत नागा मातृभूमि। एकीकृत नागा मातृभूमि में क्या क्या आएगा ये मैं आपको मैप में बता चुका हूँ। तो अगर यूपीएससी यहाँ से सवाल बनाएगा तो प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि किसने यात्रा की, कौन सा मुद्दा चर्चा में आया। मेंस में बनाया जा सकता है कि इस तरीके की जो यात्राएं हैं या इस तरीके जो इशूज़ हैं, किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के सामने चैलेंज है, या किस तरीके से जो क्षेत्रवाद है इस संघवाद के समक्ष एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। तो ऐसे करके मेंस में भी यहाँ पे सवाल बन सकता है। आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिए। नागा पहचान और अलगाव का उद्भव। नागा संघर्ष का इतिहास भारत की स्वतंत्रता से भी पुराना है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से लौटे नागा सैनिकों ने नागा क्लब की स्थापना की। 1918 में जब पहला वॉर होता है तो नागा जो सैनिक हुआ करते थे, नागा जो वॉरियर हुआ करते थे, ये वापस पहुंचे और वापस जाने के बाद इन्होंने एक ग्रुप बनाया, इसको नागा क्लब के नाम से जाना गया। तो पहली यूनाइटेड या ऑर्गेनाइज संस्था इनकी क्या थी? नागा क्लब थी। नागा क्लब किसके द्वारा बनाया गया? जो सैनिक थे, जो युद्ध में शामिल हुए थे, युद्ध में काफ़ी लंबे समय तक साथ रहे, उनमें यूनिटी आई, उनके विचार मिले, अपने इंटरेस्ट उनको इंपॉर्टेंट लगे, तो एक क्लब बना दिया नागा क्लब, जिसके थ्रू मिलना जुलना इनका यहाँ पर शुरू हुआ। तो पहली जो शुरुआत होती है 1980 से होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है, जिसने ब्रिटिश प्रशासन से स्वतंत्र नागा पहचान की मान्यता मांगी है। यही लोग फिर आगे कहते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दीजिए नागाओं के तौर पर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय नागा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा, हम भारतीय नहीं हैं। 1951 में स्वतंत्रता के लिए स्वयं आयोजित जनमत संग्रह पेबलिसाइट इनके द्वारा कराया गया। 1947 में जब भारत बन रहा था तो बहुत सारे वर्गों को बहुत परेशानी थी, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते थे। हालांकि एक भारत, अखंड भारत के क्षेत्र को देखें तो भारत हमेशा से बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। सब वर्गों की बातों को सुना जाना जरूरी नहीं था। इसीलिए ये जो सेपरेट नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड या ऑटोनॉमी जो वाली बातें हैं, इन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ये संघर्ष फिर काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। इन्होंने पेबलिसाइट कराया, स्वयं आयोजित था, नागा कम्युनिटी के लीडर्स के द्वारा नागा ही लोगों ने कराया। अब आप अगर आंदोलन पेबलिसाइट कराओगे अपने घर में तो आपके फेवर में ही होगा। तो नागा कम्युनिटीज़ ने अपने ही फेवर में यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया। देखो, हालांकि हर कम्युनिटी के अपने कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें कल्चरल, लिंग्विस्टिक, आइडेंटिटी के क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, तो शायद ये भी एक वजह होती है कि वो सेपरेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं। पर सेपरेट आइडेंटिटी इंडिया में, इंडिया के अंदर रह के भी ली जा सकती है। अलग स्टेटहुड की या अलग ऑटोनॉमी की मांग करना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है, ठीक है। जैसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। 1955 से सशस्त्र संघर्ष आरंभ हुआ जिसमें नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के पहाड़ी क्षेत्रों को दशकों तक अस्थिर रखा। 1955 में एक लड़ाई शुरू हुई, इंटरनल डिस्टरबेंस शुरू हुआ, जिसमें भारत सरकार और एक कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी के बीच में सशस्त्र संघर्ष चला, कई दशकों तक चला। इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबे समय तक चला। इसके चलने के पीछे की वजह भी हम सबको पता है कि बाहरी साइड से काफ़ी सारी मदद, चाहे वो पैसे हों या दूसरे तरीके से मिलती है, और उसी के कारण ये इतने लंबे समय तक आंदोलन चल पाते हैं। क्योंकि भारत को हर कोई तोड़ना चाहता है, कोई भी, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी, भारत को एक नहीं देखना चाहते। एक क्यों नहीं देखना चाहते हैं, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि भारत पूरे तरीके से अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करना शुरू कर दे, सारे मुद्दों का समाधान करके सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे फोकस करें, तो 10 सालों में किसी भी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकते हैं। और ये शुरुआत आज़ादी के बाद से ही हुई। सबको पता था इनमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग वन थर्ड इकोनॉमी को रूल करते थे 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में।
तो सबको डर आज भी इसी बात का लगा रहता है, इसीलिए हमको डिस्प्यूटेड या डिस्टर्ब रखना चाहते हैं हमेशा दुनिया की पावर। हमको ध्यान रखना है कि हम कैसे ग्रो करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। नागा राष्ट्रीय परिषद, नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी इस आंदोलन की प्रथम राजनीतिक शाखा बनी। नागा नेशनल काउंसिल बनी और ये इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाती रही, इस बात को ध्यान रखिएगा। थुइलेंग मुइवा का उदय। मुइवा का जन्म 1935 में मणिपुर के उखरुल जिले के सोममंडल गांव में हुआ। ये जगह याद रखना, 1935 उखरुल जिले के सोममंडल गांव में हुआ। गरीबी में पले बड़े मुइवा ने शिक्षा प्राप्त की और शुरुआती वर्षों में ही नागा राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। संघर्षपूर्ण जीवन था तो मौका मिला कुछ करने का, तो नागाओं के लिए उन्होंने करना शुरू कर दिया। 1964 में उन्होंने नागा राष्ट्रीय परिषद एनएनसी में प्रवेश किया और 2 वर्ष के बाद चीन के यूनान प्रांत में गुरिल्ला युद्ध व मार्क्सवादी विचारधारा का प्रशिक्षण लिया। मैं आपसे पहले ही बोला था कि ये जितने भी आंदोलन होते हैं ये बाहरी लोगों के द्वारा प्रायोजित होते हैं। बाहरी लोग सपोर्ट करते हैं भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए, इसको वॉयलेट करने के लिए। तो यूनान प्रांत जाते हैं, वहाँ पे जाके शिक्षा लेके आते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं। 1980 में इसाक चिसीसू और एस खापला के साथ मिलकर मुइवा ने राष्ट्रीय समाजवादी परिषद नागालिम, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, एनएससीएन की स्थापना की। बाद में संगठन 2 भागों में बट गया, एनएससीएन है ना इसाक मुआइब और एनएससीएन खापलांग। फिर ये एक संगठन बनाया इन्होंने 1980 में और ये 2 भागों में बट गया। 2 लोग जो बनाने वाले थे उनकी विचारधाराएं, उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हुई और फिर ये दोनों भागों में बट गया। 1947 के पहले 1918 में जिस बात की शुरुआत हुई, 1947 में आज़ादी के बाद ही वो वैसा के वैसा चलता रहा। हालांकि बीच में आप लोग देखेंगे कि 1963 में हमने नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद भी ये आंदोलन शांत नहीं हुआ। उनका ग्रेटर जो नागालैंड है या नागालिम रीजन बनाने की जो बात है वो चलती रही। स्टेटहुड से ज़्यादा उनका जो मांग है वो ऑटोनॉमी की है, इंडिपेंडेंसी की, हमको अलग करो, हम भारतीय नहीं हैं। वो भारत में होना नहीं चाहते थे और इसी को लेकर ये संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला। नागा आंदोलन और नागालिम की अवधारणा। मुइवा के नेतृत्व में एनएससीएन इसाक मुइवा ने नागालिम की परिकल्पना रखी, अर्थात एकीकृत नागा मातृभूमि। तो नागालिम क्या है? ये एकीकृत नागा मातृभूमि है। किसने दिया है? जो हमारा मुइवा हैं, इनके द्वारा इस शब्द को यहाँ पर गढ़ा गया है, जिसमें नागालैंड के साथ मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के नागा बहुल क्षेत्र शामिल हैं। इसमें जो म्यांमार है इसको भी शामिल किया गया है। तो म्यांमार की जो नागा कम्युनिटी है उनके द्वारा भी फाइनेंशियल और फंडिंग होती रहती है इस वर्ग से संबंधित लोगों के लिए। इसका राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण संप्रभुता, सॉवरेनिटी या कम से कम भारत के भीतर साझा शक्ति की नई व्यवस्था, शेयर्ड सॉवरेन पावर स्थापित करना है। 2 ही उद्देश्य हैं। पहला ये है कि या तो हमको पूरे तरीके से आज़ाद कर दीजिए, या जैसा कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया था आज़ादी के बाद वैसा ही नागालिम के लिए प्रावधान कर दीजिए कि भारत के अंदर रहेंगे लेकिन 2 झंडे और 2 विधान रहेंगे। नागालिम का झंडा अलग रहेगा, हमारा संविधान अलग रहेगा, हम अपने तरीके से शासन करेंगे। आप बताइए क्या ये ठीक है? मुझे लगता है नहीं ठीक है। भारत में रहकर एक राज्य के तौर पे बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश कर रही है सरकार, सब कुछ बढ़िया है। तो ये विचार मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक झंडा, यही ठीक है। यह थोड़ा सा मुझे जो आंदोलन है सही नहीं लगता है और इस बात को समझना चाहिए नागा पीस या नागालिम की मांग करने वाले लोगों को भी, कि कल परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य है। भारत सरकार के साथ संघर्ष और वार्ताएं। भारत सरकार और एनएससीएन के बीच 1997 में युद्ध विराम, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 5 दशक पुराने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से समाप्त किया। 1997 में ये अग्री हो जाते हैं और ये संघर्ष समाप्त हो जाता है। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ऐतिहासिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, संरचनात्मक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जैसे ही सरकार बदली, सरकार ने सबसे पहले इस नागा पीस अकॉर्ड या नागा जो मूवमेंट था इसका समाधान निकालने की कोशिश की। इस समझौते में नागालिम के विशिष्ट इतिहास, यूनिकनेस ऑफ नागा हिस्ट्री की औपचारिक मान्यता दी गई कि ठीक है, आपकी संस्कृति, भाषा, इस सब का हम सम्मान करते हैं, इसको यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी। लेकिन इसके बाद वार्ताएं ठहराव में पहुंच गई हैं। मुख्य बात 2 बिंदुओं पर है, अलग नागा झंडा, नागा नेशनल फ्लैग की मान्यता और नागा संविधान, नागा कॉन्स्टिट्यूशन की स्वीकारता। भारत सरकार ने इन्हें अस्वीकार बताया है, जबकि मुइवा ने कहा है कि ये दोनों हमारे अस्तित्व की आत्मा हैं और किसी भी कीमत पर सौदेबाजी नहीं की जा सकती। ये बयान क्या बताता है? देखो, भारत सरकार क्लियर है कि एक देश में रह के 2 चीज़ें संभव नहीं हैं। जम्मू कश्मीरी हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी।
हमने उसको भी 2019 में उस समस्या का समाधान निकाल लिया है कि एक देश एक विधान और एक झंडा, ना दो संविधान ना दो झंडे। अब ये तो मुझे संभव नहीं लगता है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो इसके लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। हर कम्युनिटी, हर रीजन का व्यक्ति इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेगा, अपने सेपरेट ऑटोनॉमी की बात करेगा, अपने सेपरेट लॉज की बात करेगा, और ये एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया कहलाएगा। जब आज़ाद हुआ था भारत, तो भारत के बारे में बोला जाता था कि जिस तरीके से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसी तरीके से भारत का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि भारत में इतने धर्म, इतने समुदाय, इतनी जातियाँ, इतने वर्ग रहते हैं, ये एक साथ नहीं रहेंगे। पर मानना पड़ेगा भारत के संविधान को, मानना पड़ेगा इस देश के लोगों को कि जो अवधारणाएं पूर्व के लोगों के द्वारा, पश्चिम के लोगों के द्वारा लगाई जा रही थी, वो सारी अवधारणाएं हमने जुटला दी हैं। अब एक देश के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हालांकि छोटे मोटे इश्यूज हैं जो हमेशा रहेंगे। एक घर में जब हम रहते हैं, एक परिवार में, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती ही रहती हैं। बातचीत से उनका समाधान निकाला जा सकता है, पर ऐसे किसी भी एग्रेसिव मूवमेंट को नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे नागा हैं या बोडो हैं, ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते, ये देश में नहीं विश्वास करते। इनको लगता है कि हम सेपरेट ही ज़्यादा ठीक थे, अपनी विधान, अपना कल्चर, अपनी भाषा सब सही था, पर अब भारत का हिस्सा है और भारत के तरीके से हम लोग रहते हैं। तो ये डिमांड अभी भी चल रही है, ध्यान रखिएगा। 2025 की मणिपुर यात्रा की प्रतीकात्मकता पुनर्वरण। अक्टूबर 25 में 91 वर्ष से मुइवा अपने गृह ग्राम सोममंडल उखरिल जिला लौटे। लगभग 60 वर्षों बाद उनकी इस घर वापसी को नागा समाज ने ऐतिहासिक क्षण कहा। उनकी पत्नी और परिजनों सहित हजारों नागा लोग पारंपरिक परिधान में स्वागत के लिए उपस्थित हुए। इसके बाद उन्होंने सेनापति जिले में विशाल सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा है कि हम खोए हुए लोग नहीं हैं, हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, हम सम्मानजनक भारत नागा राजनीतिक समाधान लाएंगे। हाँ, पर ये जो लास्ट में लाइन लिखी है बहुत सही लिखी है कि हम भारत नागा राजनीतिक समाधान लाएंगे, सेपरेट नागा नहीं, भारत में रह के हम इसका समाधान लाएंगे, जो कि विशेष दर्जे के साथ हो सकता है। अलग झंडा, अलग कानून नहीं, विशेष दर्जा जो चाहिए, स्पेशल शर्तें जो चाहिए वो दी जा सकती हैं। ये एक समाधान, एक मध्यस्थ या बीच का रास्ता हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उनका ये संदेश उनके सहयोगी वीएस एतम, जो लोक गणराज्य नागालिम, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ नागालिम के उप प्रधानमंत्री हैं, द्वारा पढ़ा गया। तो ये एक बड़ा मैसेज था, इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, इसके कई सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं। आगे क्या होगा उस पर तो हम आपको अपडेट देते ही रहेंगे। तो ये नागालिगम की एक पूरी सी कहानी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। मुइवा का राजनीतिक संदेश और असंतोष क्या है? मुइवा ने अपने भाषण में कहा है कि भारत सरकार फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 की आत्मा और भावना से विश्वासघात किया है, क्योंकि उसने नागा झंडे और संविधान को अस्वीकार कर दिया है। तो ये जो है, अब ये वाली बात फिर से परेशानी वाली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नागा राष्ट्रीय झंडा और संविधान पर कोई समझौता नहीं होगा, यही भविष्य के राजनीतिक समाधान का आधार है। मुइवा ने यह भी कहा है कि भारत और म्यांमार दोनों के संविधान हमारे नए संबंध, न्यू रिलेशनशिप को परिभाषित नहीं करेंगे, यह दो संप्रभु इकाइयों के राजनीतिक समझौते से तय होगा। उनका कहना है कि हम आपके संविधान को नहीं मानेंगे, हम अपने आपको एक अलग यूनिट मानते हैं, हम अपने आपको एक अलग पॉलिटिकल यूनिट मानते हैं और हम अग्रीमेंट करेंगे, आपसे समझौता करेंगे, उसी के बाद इसका कोई समाधान निकलेगा। ये थोड़ी सी अजीब सी बात होती है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ इस पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा कि क्या समाधान हो सकता है। आलोचना और वर्तमान स्थिति। हालांकि मुइवा की यात्रा भावनात्मक थी, परंतु उनके आंदोलन की वास्तविक शक्ति घट चुकी है। वर्षों के विभाजन और नए गुटों के उभार से एनएससीएन की पकड़ कमजोर हुई है। युवा नागा अब युद्ध नहीं बल्कि शांति और आर्थिक विकास और स्थायित्व चाहते हैं। मणिपुर स्थित संगठनों जैसे जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जेयूएफ ने मुइवा की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि नागा जनता को हर मोर्चे पर विफल किया है। फिर भी नागा झंडे का प्रदर्शन और हजारों लोगों की भागीदारी इस आंदोलन की जीवंतता और ऐतिहासिक गहराई को दर्शाती है। अब बहुत लंबे समय के बाद फिर से इकट्ठा करना, फिर से यूनाइटेड होना, फिर से लड़ाई करना, ये संभव नहीं है, सबको समझ में आता है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट टाइम पे कुछ हो जाए, तो देखते हैं क्या समाधान निकलेंगे, वो तो बात की ही बात है। ठीक है, डिस्कस क्या है? थुइलंग मुइवा का जीवन नागा राष्ट्रवाद की पूरी यात्रा का प्रतीक है। 1960 के दशक की सशस्त्र लड़ाई से लेकर 1997 की युद्धविराम संधि और 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तक उनकी 2025 की मणिपुर यात्रा संघर्ष की आत्मा का पुनर्जागरण थी। हालांकि ग्रेटर नागालैंड की राजनीतिक संभावना कम होती जा रही है, परंतु नागा पहचान, इतिहास और गरिमा की भावना अभी भी जीवित है, जो उत्तर पूर्व भारत की राजनीति और केंद्र राज्य संबंधों में दीर्घकालिक विमर्श का विषय बनी रहेगी।
इस बात को मैं ही मानता हूँ कि अलग पहचान हो सकती है, भाषा, संस्कृति, इतिहास, पर अलग होने की संभावना मुझे भी थोड़ी सी कम लगती है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने पॉजिटिव फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यहाँ से बेहतर बेहतर PDF डाउनलोड करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।